हेलो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम ओवर हो चुका है, आज जो थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था, इसके अंदर दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो मुगल काल वाला पीरियड है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेटेज रहा था। ठीक है, तो अपन दोस्तों इसके अंदर आने वाली शिफ्टों के लिए पूरा एक बार मुगल काल को पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए अपन इसके अंदर पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो सिलेक्शन फेज 13 के अंदर आए थे, और आपके सीएचएसएल के अंदर और सीजीएल के अंदर जितने भी एग्जाम अभी तक हो चुके पिछले साल से लेकर अभी तक एडीक्यूटी के, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर है। ठीक है, चलिए अपन क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों इसमें अपन क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, जो इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है इसको आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। ठीक है, आपको ये भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से शासकों और उनके तत्काल उत्तराधिकारी का कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? तो अपन को सही बताना था कौन सा खाता है इसमें। थर्ड ऑप्शन, इब्राहिम लोदी बाबर। ठीक है, इसमें दिल्ली में सत्ता के उत्तराधिकार के संदर्भ में इब्राहिम लोदी को बाबर ने 1526 में पराजित किया था। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, जिससे बाबर दिल्ली का तत्काल उत्तराधिकारी बना। सल्तनत से मुगल काल में परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद आपका विकल्प का गलत दे रखा है। ठीक है, ये आपका गलत है, ख भी आपका गलत है, आपका ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन के बाद शिहाबुद्दीन उमर मुबारक शाह शासक बने। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसका क्रम याद रखना है। ठीक है, ये सारा का सारा आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना वीडियो को रोककर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से शासक और उनके शासनकाल की अवधि का कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? तो उसके अंदर हो जाएगा रजिया। रजिया ने 4 साल तक शासन किया था। ठीक है, ये आपको सभी को याद रखना है। और रजिया का जो टाइम का ये पीरियड है, इसको याद रखना, 1236 से 1240। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीसीएस में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको दे रखे कितने कथन दे रखे इसमें? दो कथन दे रखे। ठीक है, अब इसके अंदर पहला और दूसरा दोनों राइट है। अलाउद्दीन खिलजी को उत्तर में प्रशासनिक सुधारों और सैन्य विस्तार के लिए याद किया जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला है आपका, दिल्ली से दौलताबाद में राजधानी स्थानांतरित करने की मोहम्मद बिन तुगलक की परियोजना अंततः विफल रही। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो आपको एक्सप्लेनेशन है पूरा का पूरा पढ़ लेना है। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की विशेषता किस विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध उनकी सफल रक्षा है? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? मंगोलों। ठीक है, जो मंगोलों का आक्रमण हुआ था उसके बारे में बात चल रही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की विशेषता किस विदेशी आक्रमणकारी? तो कौन सा विदेशी? मंगोलों का। ठीक है, अगला देखिए, प्लासी का युद्ध 1757 भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत का प्रतीक है। तो आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत का प्रतीक बताइए। तो क्या हो जाएगा? प्लासी का वॉर हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले किस युद्ध ने दिल्ली सल्तनत के पतन को चिन्हित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पानीपत का युद्ध 1526 का। ठीक है, किस किस के मध्य हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के। ठीक है, इब्राहिम के। अगला देखिए आप, उस लोधी शासक का नाम बताइए जिसने राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। ठीक है, अगला देखिए, इब्राहिम लोधी को बाबर ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो इब्राहिम लोधी ने 1526 में पानीपत का युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। 1526 को पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर मारा। यह विजय बाबर की तोपों के रणनीतिक उपयोग और तुलगामा रणनीति के कारण संभव हुई, जिसका सामना लोधी सेना ने पहले कभी नहीं किया था। इस युद्ध के साथ ही लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, चौसा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के मध्य। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों को काल काल के अनुसार जमाना है, काल क्रमानुसार आपको जमाना है। ठीक है, तो पहला कौन था, दूसरा कौन था, इस तरह से। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कौन आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसके बाद कौन आया था अपना? इसके बाद आया था आपका इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुबुद्दीन के बाद आराम शाह भी आता है, लेकिन ये बहुत
8 महीने के लगभग रहा था। इसके बाद है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद कौन आ गई आपकी? रजिया सुल्तान। ये कितने साल तक? 4 साल तक रही थी। रजिया के बाद कौन आता है आपका? बलबन। ठीक है, बलबन की सारी उपाधियां याद रखनी है, जैसे बलबन ने नवरोज भी प्रणाली स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो ये सारे के सारे। और बलगम ने, जो बलबन था उसने एक और प्रणाली स्टार्ट करी थी, वो इक्ता प्रणाली थी शायद। इक्ता तो शायद आपकी इल्तुतमिश ने करी थी, सॉरी। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। अगला देखिए क्वेश्चन 9। इसमें दे रखा है काल काल के अनुसार इनको जमाना है, इनका शासनकाल का पीरियड टाइम के। ठीक है, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, जो वो कौन से काल में आया था? आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का ए का हो जाएगा सेकंड। ठीक है, और बी का हो जाएगा आपका फर्स्ट, और सी का हो जाएगा आपका कितना? थर्ड। और मोहम्मद तुगलक आया था आपके 4 नंबर पे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम आ गया आपका 1175 से 1192। पृथ्वीराज चौहान का आ जाएगा 1206 से 1210। और आपके अलाउद्दीन खिलजी का आ जाएगा 1296 से 1316। मोहम्मद तुगलक का आ जाएगा 1324 से 1351। ठीक है, अगला देखते हैं। राजवंशों को उनके स्थापकों से मिलान कीजिए। तो किसकी स्थापना किसने करी? ठीक है, तो आपका तोमारास। तोमारास की कौन हो जाएगा आपका? अनांग पाला। कौन हो जाएगा आपके? अनांग पाला। ठीक है, इसके बाद है आपका बी खलजी। खलजी का क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तोमा वाले का हो जाएगा पहला। ठीक है, ये सेकंड वाला। और अगला है आपका सी। सी से सैदी। सैदी का कौन सा हो जाएगा? खिज्र खान। और लोधी का कौन हो जाएगा? बहलोल लोधी। ठीक है, तो पाला ने किसकी स्थापना करी थी? तोमारास। और जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की। और खिज्र खान ने सैयद वंश की। और बहलोल लोधी ने लोधी वंश की। ठीक है, तो ये सभी संस्थापक आपको याद रखने हैं। अगला देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद गुलाम वंश की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत खिलजी वंश के उल्लेखनीय शासकों में से एक बलबन के शासनकाल से हुई। तो आपको दोनों में से बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद गुलाम वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, तभी तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई थी गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक से। ठीक है, अगला देखिए। 14वीं शताब्दी के किस यात्री ने भारतीय सरदारों द्वारा बांस के झुरमुटों का उपयोग करके स्वयं को मजबूत बनाने का वर्णन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। अगला है, मध्यकालीन इस्लामी कराधान के संदर्भ में खुम्मस में से क्या तात्पर्य था? तो खुम्मस क्या होता है? युद्ध में लूटी गई संपत्ति का 5वां भाग। कौन सा भाग? 5वां भाग। ठीक है, ये आपका खुम्मस कहलाता है, युद्ध में लूटी गई संपत्ति का 5वां भाग। ठीक है, अगला देखिए। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान युद्ध में लूटे गए खजाने पर निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा खुम्मस। कौन सा कर लगाया जाता? लूटे वाले में अभी बात करी अपन ने, तो कौन सा लग रहा था? वो खुम्मस। ठीक है, अगला देखिए। 14वीं शताब्दी में गद्दी जनजाति के चरावाहे कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे आपके कहाँ पर? पश्चिमी हिमालय में। ठीक है, आपका पूर्वी इधर हो गया, पश्चिमी इधर हो गया, तो आपका पश्चिमी इधर हो गया। तो क्या रहता था? गद्दी जनजाति के चारावाह रहते थे वहां पे। ठीक है, कहाँ रहते थे? पश्चिमी हिमालय में। ठीक है, अगला देखिए। तोमर और चौहान के शासनकाल में दिल्ली में ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था दहलीवाल सिक्के। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में डलते थे, और दिल्ली के नाम से ही ये दहलीवाल सिक्के। ठीक है, ये आपका CHSL में आया हुआ है। दोस्तों, आप GD के लिए भी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है GD के लिए भी। अगला देखिए। फिरोज शाह कोटला किला, जिसे जिन्नों का घर भी कहा जाता है, का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1354 में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिरोज शाह कोटला का किला का निर्माण, जिन्नों का घर भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? जिन्नों का घर। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जिन्नों का घर किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह कोटला किला को। ठीक है, अगला देखिए। किस दिल्ली सुल्तान ने साधारण व्यवसायों से जुड़े लोगों को
उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। तो किसको? मोहम्मद तुगलक को। ठीक है, इसको क्या करा था? उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया था मोहम्मद तुगलक को। ठीक है, अगला देखिए, कुतुब मीनार के लाल बलुआ पत्थर के टावर का आधार, इसको अपन को बताना था कितना मीटर था व्यास। इसका आंसर हो जाएगा 14.32 मीटर व्यास। ठीक है, कुतुब मीनार का आधार व्यास लगभग 14.32 मीटर है। यह ऊपर की ओर पतला होकर लगभग 2.75 मीटर तक पहुंच जाता है। इस तरह से है थोड़ा कुतुब मीनार। ठीक है, तो ये थोड़ा ऊपर की साइड पतला हो जाता है। यह पतला आकार मीनार को स्थिरता और ऊंचाई प्रदान करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू और इल्तुतमिश द्वारा पूर्ण इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। ये भी ध्यान रखना, ये विश्व की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है। ठीक है, और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, ये आपका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक 73 इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अगला देखिए, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बहुत प्रभावशाली थी? तो आपका कौन हो जाएगा? खोकर। खोकर जो जनजाति थी वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी पंजाब में 13वीं और 14वीं शताब्दी के समय। ठीक है, अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत में फारसी में बदगान किसे कहा जाता था? तो बदगान किसे कहा जाता था? सुल्तान द्वारा खरीदे गए सैन्य दास को। ठीक है, बदगान कहा जाता था। अगला देखिए, किस समकालीन इतिहासकार ने यह स्वीकार किया कि रजिया सुल्तान अपने भाइयों से अधिक सक्षम थी? तो ये किसने शुरू ये करा था? मिनहाज उस सिराज ने। ठीक है, इसने किया था, इतिहासकार ने यह स्वीकार किया रजिया सुल्तान अपने भाइयों से भी ज्यादा सक्षम है। ठीक है, तो ये आपका मिनहाज उस सिराज ने। अगला देखिए, तुगलकों के बाद 1526 तक आगरा पर किन दो राजवंशों ने शासन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद और लोधी। तुगलक एंड हो गया। तुगलक के बाद कौन आया? सैयद आया आपका, और एक कौन आया? लोधी आया। तो इन दोनों ने शासन किया था। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान को उनके बाजार सुधारों के लिए जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था? बाजार सुधार की जो प्रणाली है उसको बहुत ही ज्यादा बेहतर बनाया था। ठीक है, और इसने एडवांस पेमेंट वगैरह के सिस्टम करे थे और बाजार प्रणाली भी चलाई थी, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत में मुक्ति का उनके निर्धारित इक्ता में मुख्य कर्तव्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लास्ट वाला, सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस शासक ने मंगोलों आक्रमण के कारण दिल्ली में एक बड़ी स्थायी सेना को संगठित किया, जिससे एक बड़ी प्रशासनिक चुनौतियां उत्पन्न हुई? तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? प्रथम और द्वितीय दोनों, मतलब पहला और सेकंड, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों ने क्या करा था? दिल्ली में एक बड़ी स्थायी सेना संगठित की थी। ठीक है, एक बहुत बड़ी सेना थी, उसको संगठित किया था, जिससे एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, अगला देखिए, सन 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो ये आपका हो जाएगा रजिया सुल्तान। ठीक है, इसका टाइम पीरियड याद याद रखना, 1236 से 1240, 4 साल तक के लिए। ठीक है, अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत के शासक के शासनकाल के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो सही कौन सा हो जाएगा? आपका पहला और दूसरा दोनों का कालक्रम सही है एकदम। 1266 से 1287 फिरोज शाह तुगलक का है 1351 से 1380 है। दोस्तों, आपको जो ये कालक्रम है सबके नहीं पढ़ने, जो भी प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं उनके पढ़ने हैं। ठीक है, अगला देखिए, तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था आपका गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन में आए तो काट देना आप। तुगलक, ये फिरोज शाह तुगलक तो थर्ड फोर्थ नंबर का था और ये सेकंड नंबर का था। आपका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अगला देखिए, किस सुल्तान ने बंजारों का उपयोग शहरों के बाजारों में अनाज पहुंचाने के लिए किया था? तो आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसने क्या करा था? बाजारों का उपयोग शहरों के बाजारों में अनाज पहुंचाने के लिए किया था। ठीक है,
तो बाजार से क्या जाना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है क्योंकि इसने बहुत अच्छे से काम करवाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत पर केवल 15 वर्षों तक शासन किया था? तो 15 वर्ष तक शासन किसने किया था आपका? शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित सूरी वंश ने लगभग 15 वर्षों तक उत्तरी भारत पर शासन किया था। ठीक है, तो आपका शेरशाह का सूरी वंश ने शासन किया था 15 साल तक। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों ये पूरा का पूरा हमने आपको पढ़ा दिया है दिल्ली सल्तनत का। अब दोस्तों इसके बाद हम मुगल काल को भी ले लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती है एक लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम इसी तरह से आपको पूरा का पूरा जो एग्जाम में जो भी टाइप का क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग अपन पूरा चैप्टर ही पढ़ लेंगे। ठीक है।